बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नादरीन, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक फजलुर रहमान साहब का मामला हल हो जाएगा। कुछ टेलीफोनिक रब्ते भी हो गए हैं, बिलावल जरदारी भी इसमें रोल प्ले कर रहे हैं और फजलुर रहमान साहब भी थोड़ा पीछे हट गए। और आने वाले वक्त में फजलुर रहमान साहब वाला मामला जो है, ज़्यादा उसके इम्कानात ये हैं कि उनका मामला हल हो जाएगा। काफ़ी फजलुर रहमान पे तनकीद करवाई गई, एक अदालत ने उन्हें तलब भी कर लिया। उसके बाद फजलुर रहमान के ऊपर जितने पॉलिटिकल लोग और जिनके ज़्यादा अच्छे फ़ौज के साथ ताल्लुकात हैं, उन लोगों ने फजलुर रहमान साहब के बयान के ऊपर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल भी दिया है। तो फ़िलहाल तो आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फजलुर रहमान साहब का मामला ये है ना कि जो उन्होंने बातें की वो सारी बातें ठीक हैं। ख़ास तौर पे जो लश्कर वाली बात की वो उनकी बात बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है। लेकिन जहाँ वो कमज़ोर जुमला बोल गए या जहाँ उनसे गलती हुई, वो जोशे खिताबत के अंदर ये भी कह गए कि जनाब तनख्वाह लेके शहीद होते हैं तो हम पे एहसान ना डालें। ये कमज़ोर जुमला ये नहीं करना चाहिए था। देखें, कोई तनख्वाह लेके तो नहीं ना, कोई वो शहादत शहीद के लिए तो आप उसको इज्जत करते हैं ना। यानी मैंने आपको कल अपने वीलॉग में बताया कि एक्चुअली जब मेरे से ये सवाल किसी फ़ौजी ने पूछा तो मैंने कहा जी आपको आपके काम के लिए हम तनख्वाह देते हैं। तो उसने कहा जी क्या इतने पैसों के लिए कोई शहीद हो जाएगा? मैंने कहा नहीं, शहादत के लिए हम इज्जत देते हैं, शहादत के लिए हम कदर करते हैं, हम प्यार करते हैं। तो शहीद का तो एक रुतबा होता है, जितने मर्जी इख्तलाफात हों, जो मर्जी हो, जो भी शहीद होगा अपने वतन की खातिर, अपनी कौम की खातिर, उसका एक रुतबा, उसका एक मर्तबा है जो उससे कोई नहीं छीन सकता। और तमाम कौमें अपने शोहदा की इज्जत और कदर करती हैं। यही पाकिस्तान में होता है। हमारे लिए शहीद चाहे फौजी यूनिफॉर्म में हो, चाहे हाथ में कलम पकड़ा हुआ अरशद शरीफ हो, चाहे वो पुलिस की यूनिफॉर्म में हो, चाहे वो किसी और इदारे का आदमी हो जिसके ऊपर अटैक हो जाए, या एक आम शहरी जो अपने कारोबारी ज़िंदगी के लिए बाहर निकला, या वो बच्चे जो अपनी पढ़ाई के लिए बाहर निकले, उनके ऊपर भी दहशतगर्द हमला कर दें और वो शहीद हो जाएं, तो हमारे लिए सारे शहीद बड़े काबिल एहतराम हैं और उनकी बड़ी इज्जत है। ख़ास तौर पे जो बॉर्डर पे अपने वतन की हिफाजत के लिए, अपने वतन की ज़मीन को बचाने के लिए मारा जाए, वो तो बड़ा ज़बरदस्त शहीद है और उसकी बड़ी कदर होनी चाहिए। लेकिन मैंने आपको फिर वही बात कहूँगा कि प्रॉब्लम तब पैदा होती है जब शोहदा के अंदर तफरीक पैदा की जाती है। जब यह किया जाता है कि जनाब ये जो बलूचिस्तान का पुलिस वाला है, इसकी मैयत अगर सड़क पे पड़ी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी क्या उसकी वर्दी सस्ती है, उसका खून सस्ता है। ये यहाँ प्रॉब्लम पैदा होता है। प्रॉब्लम तब पैदा होता है कि जिन इदारों के लोग शहादतें दे रहे हैं वो अपने ही लोगों पे जब बंदूक उठा लेते हैं तो प्रॉब्लम पैदा हो जाता है। फिर ऐसी बदगुमानियाँ और इस किस्म की नफरत जन्म लेती है जो पीछा करती रहती है। यही नफरत जो है वो जन्म ले चुकी थी बांग्लादेश में। इसी नफरत को हवा दी जा रही है पाकिस्तान में। तो इस नफरत को फैलाने से अगर रोकना है तो तमाम इदारों को अपनी अपनी आईनी हुदूद में वापस जाना पड़ेगा और अपने ही लोगों पर बंदूक उठाने का कल्चर बंद करना पड़ेगा। हाँ, अगर कोई मुजरिम है, किसी ने अगर जुर्म किया है तो पुलिस जाए, कानून के मुताबिक कार्रवाई करे, गिरफ्तार करे, अदालत में पेश करे और अदालत को इंसाफ करने दें। जिस तरह अदालतों को काबू किया गया, अदालतों पे कब्जा किया गया, उसकी कोई मिसाल नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, फजलुर रहमान वाला मामला तो हल हो जाएगा। लश्कर वाला जो मौक़िफ़ है वो तो बिल्कुल ठीक है, लश्कर नहीं बनने चाहिए, लेकिन लश्कर बनेंगे। ये अचकज़ई साहब ने भी बता दिया और वो कैसे बनेंगे ये मैं आपको थोड़े दिन पहले बता चुका हूं। देखिए, मैं आपको पहले इसलिए बता चुका हूं कि मैं वो सारे इलाकों को जानता हूं और वहां लोग मेरे साथ राब्ते में हैं। ये जो महमूद खान अचकज़ई है ना, ये भी बॉर्डर के करीब इनका इलाका है जहां पे ये रहते हैं, अफगानिस्तान के बॉर्डर के करीब। और इनके इलाके में भी अफीम की जो काश्त है वो होती है और पूरे बॉर्डर के ऊपर हो रही है। तो मनशियात की काश्त अफगानिस्तान में नहीं होती, अब पाकिस्तान में होती है और उसके वर्कर्स जो है वो अफगानिस्तान से आते हैं। रोज़ाना उनको राहदारी दी जाती है। कौन देता है? FCA वहां पे वो देते हैं। तो ये बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं, यहां पे आकर काम करते हैं। बरामचा में बहुत बड़ी एक फैक्ट्रियों का पूरा एक हब है, एक पूरा इंडस्ट्री लगी हुई है मनशियात की। ये सारा माल वहां पहुंचाया जाता है, वहां से मनशियात तैयार की जाती है, फिर पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में इसको भिजवाया जाता है। इस कारोबार के पीछे कौन है? सहूलत कौन देता है? सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद के बगैर आप ये कारोबार नहीं पाकिस्तान में कर सकते, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि सिक्योरिटी का काफिला गुजर रहा है और दोनों तरफ मनशियात लगी हुई है, उसके खेत लगे हुए हैं, बीच में से सिक्योरिटी का काफिला गुजर रहा है। तो उनको नजर नहीं आ रहा कि ये क्या लगा हुआ है।
सबको सारा कुछ पता है, ये मिलजुल के कारोबार होता है। अब वो जो लोग कारोबारी हैं जो ये सब करते हैं, उनके बारे में महमूद खान अचकजई ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि उनसे लश्कर बनवाया जाएगा। देखिए, जो स्मगलर है या जो मंशियात का कारोबार करता है या जो जराइम पेशा लोग हैं, उनको अगर आप शेल्टर दे दें और उन्हें कहें जी आप बनाएं, आप बड़े बड़े लश्कर बनाएं, तो वो बना लेंगे लश्कर। उन्हें क्या फर्क पड़ता है, उनको ज्यादा बंदूकें मिल जाएंगी, ज्यादा गाड़ियां मिल जाएंगी, ज्यादा फ्री हैंड मिल जाएगा, वो अपना काम भी करते रहेंगे। तो अचकजई साहब ने इस खदशे का इजहार किया। तो लश्कर बनाओ पॉलिसी जो है ना, वो उल्टा नुकसान करेगी। कल को ये लश्कर आपके गले पड़ जाएंगे। फिर एक और बहुत अजीब काम होगा कि ये जो लश्कर आप बनाएंगे, बाद में वो तंजीमें जिनके साथ आपकी सुलह हो जाएगी, वो और ये लश्कर आपस में लड़ते रहेंगे। फिर टारगेट किलिंग भी शुरू हो जाएगी फ्यूचर में। हमने यही देखा अब तक, और फजलुर रहमान साहब ने इसकी निशानदेही बिल्कुल दुरुस्त की है। लेकिन जहां पे शहीद वाले मामले में उन्होंने कमजोर बात की जिसका उन्हें नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने अकलमंदी का मुजाहरा किया कम से कम फजलुर रहमान के इस जुमले के साथ। जो शोहदा वाला मामला है, इस मामले पे उनके साथ खड़े नहीं हुए, लेकिन बाकी तमाम मामलात में फजलुर रहमान का उन्होंने साथ दिया है। अब एक लम्हे के लिए आप सोचेंगे जो फजलुर रहमान ने स्टेटमेंट दिया, अगर इस तरह का स्टेटमेंट इमरान खान या उनकी पार्टी का कोई बंदा दे देता तो क्या होता। अभी तक ना जमीन आसमान इन्होंने एक कर देना था। इमरान खान वो आदमी है जो कहता है कि मुल्क भी मेरा है, फौज भी मेरी है। वो कहता है मैं मालिक हूं मुल्क का भी और फौज का भी मालिक हूं, और वो पाकिस्तान का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी है। यानी पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा उसको वोट डाले हैं, तो पाकिस्तान का मालिक तो वही हुआ ना। पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान की मलकियत उसको दी है, तो वो ये कहता है कि ये मुल्क मेरा है, ये फौज भी मेरी है। ये इमरान खान कहता है, वो ओनरशिप लेता है। उसको जेल के अंदर डाला हुआ, उसको सजा देना है। लेकिन फजलुर रहमान साहब ने जो किया, उसके बाद आप देखिएगा कितने आराम से सुलह हो जाएगी। उसकी एक वजह है, इमरान खान ने ना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का इक्तदार चैलेंज कर दिया। इमरान खान ने इनका मफाद चैलेंज कर दिया और इनको एक्सपोज कर दिया। फजलुर रहमान ने यह नहीं किया। फजलुर रहमान ने एक जुमला बोला, ये सुलह कर लेंगे बाद में। फजलुर रहमान का गुनाह ज्यादा बड़ा होना चाहिए जो जुमला उन्होंने बोल दिया, जिस तरह की उन्होंने बात की। लेकिन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को यह पता है कि यह आदमी खुद एस्टेब्लिशमेंट है, यह बाहर नहीं जाएगा। ये खुद एक एलीट क्लास का आदमी है फजलुर रहमान, ये हमसे दूर नहीं जाएगा। और मुझे लगता है कि सुलह हो जाएगी। काफी दबाव फजलुर रहमान पे पड़ गया है और उम्मीद है कि जल्दी सुलह हो जाएगी। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है उसमें तो सुलह के हवाले से अच्छी खबरें हैं। दूसरा, थोड़ी सी अच्छी खबरें आई हैं कि कुछ मुज़ाकरात जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ भी हुए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों ने किए हैं। और उम्मीद की जा रही है, क्योंकि बिलावल पहुंच गया वहां पे मुजफ्फराबाद में, और बिलावल को ये क्रेडिट, चले बिलावल को ही चला जाए क्रेडिट, अमन तो आ जाए ना कम से कम। ये कत्लो गारतगिरी तो बंद हो जाए ना, आज़ाद कश्मीर के गंदम के रस्ते तो खुल जाए ना, उनकी दवाइयां तो खुल जाएं, उनके स्कूल उनके कारोबार तो खुल जाएं, हालात नॉर्मलाइज हो जाएं, उनके मुतालबात तस्लीम किए जाएं। मामला यह है कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी कितनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाती है, क्योंकि पीपल्स पार्टी एक मखसूस किस्म का मैंडेट लेकर गई है। और अगर पीपल्स पार्टी ये सुलह करवा लेती है और बिलावल के साथ खड़े होकर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग ये कहते हैं कि हमारे मामला तय हो गए हैं, तो पीपल्स पार्टी के लिए आज़ाद कश्मीर का ग्राउंड खुल जाएगा। फिर वो बड़े आराम से, धांधली तो उनके लिए होनी है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है, तो फिर वो बड़े आराम से अपनी सीटें जीत लेंगे। जबकि पंजाब में जो 12 सीटें हैं मुहाजिरीन वाली, जिस पे ख्वाजा साद रफीक कंपेन कर रहे हैं आजकल, वहां से वो ज्यादा सीटें जीत कर तो ये अपना इक्तदार इकट्ठा कर लेंगे। लेकिन क्या ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी इन 12 नशस्तों वाले मामले पर कंप्रोमाइज करेगी? यह है बड़ा सवाल, और इस सवाल का जवाब अभी हमारे पास नहीं है, क्योंकि मुज़ाकरात चल रहे हैं। फिर मैं आपको बताता हूं। सुहेल अफरीदी साहब ने नाज़रीन तकरीर करते हुए कुछ जुमले बोले हैं, मैं चाहता हूं वो जुमले मैं आपको सुनवाऊं ताकि आपको आइडिया हो कि सुहेल अफरीदी साहब ने ड्रोन हमलों के सामने किस तरीके से सरेंडर किया है। ये सामने पुलिस वाले बैठे हैं, सुहेल अफरीदी खिताब कर रहे हैं, जरा ये आप सुनिए, बेबसी का इजहार आप सुनिए। उनके खिलाफ जिनकी गलती की वजह से मिस इन्फॉर्मेशन होती है, झूठ बोला जाता है कि यहां पर दहशतगर्द है, इसी वजह से मासूम लोगों की शहादतें होती हैं। तो जिसने गलत इंफॉर्मेशन दी कि यहां पर दहशतगर्द है, हालांकि होते वहां पर मासूम लोग हैं, जिसने माटर गोला या ड्रोन अटैक किया, ये दोनों कसूरवार होते हैं। इनके खिलाफ एफआईआर भी होनी चाहिए और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन कौन करेगा? पाकिस्तान में किसी में जुर्रत है कि इनके खिलाफ आवाज उठाए? पाकिस्तान में किसी की जुर्रत है
को इन पर एफआईआर करे। पाकिस्तान में किसी की जुर्रत है, जो भी है, हम बेचारे सियासतदान, हम तो मजलूम हैं। ये जो सुहेल अफरीदी साहब ने बात की ना, देखिए पहले ये तनकीद करते थे ड्रोन हमलों पे, पहले ये टारगेट करते थे ड्रोन हमले नहीं होने चाहिए, ड्रोन हमले गलत हैं। अब वो अपनी तनकीद को मोड़ कर ले आए हैं कि ड्रोन हमलों के लिए जो लोग इंफॉर्मेशन देते हैं वो लोग गलत हैं। पहले कहते थे ड्रोन हमले पे एफआईआर होनी चाहिए, अब वो कहते हैं कि जो ड्रोन हमलों के लिए गलत इंफॉर्मेशन देते हैं उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। तो क्या कोई उनके ऊपर एफआईआर करेगा? किसी में हिम्मत है? यानी ड्रोन हमले पे एफआईआर देना तो बहुत दूर की बात है। जब ये साहब आए थे सुहेल अफरीदी साहब और उन्होंने कहा था कि ये वजीर आला बनने के बाद ड्रोन हमले रुकवाएंगे, और इनका दावा था कि ड्रोन हमलों के ऊपर एफआईआर भी होंगी, इनके सारे लोग भी यही कह रहे थे, तो उस वक्त हमें लग रहा था कि शायद ये कर पाए, लेकिन एक भी एफआईआर ड्रोन हमले के खिलाफ नहीं कर पाए। अब वो बेबसी का इजहार कर रहे हैं कि ड्रोन हमले तो अपनी जगह, जो बंदा गलत इंफॉर्मेशन देता है जिसकी बुनियाद के ऊपर मासूम लोग मारे जाते हैं, इंफॉर्मेशन देने वाले पर भी एफआईआर देने की जुर्रत नहीं है, हिम्मत नहीं है। तो ये एक लेवल का सरेंडर है। इमरान खान होते तो शायद वो हिम्मत दिखा देते, उन्होंने माजी में भी ड्रोन हमले बंद करवाए थे, हो सकता है वो करवा देते, लेकिन सुहेल अफरीदी साहब ने अमली तौर पे हाथ खड़े कर दिए हैं। हाथ तो नादरीन खड़े हैं, ये आप देखें खबर, ये माहिर मईशत हैं, बहुत बड़े मईशतदान हैं, हसन जफर साहब, इन्होंने कुछ इंकशाफात किए और ये बड़े अहम इंकशाफात हैं। वो ये कहते हैं कि पिछले साल स्विट्जरलैंड में जो ड्यूस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें हमारे जो हुक्मरान गए थे पाकिस्तान के, उन्होंने दुनिया के सामने पुराना रोना धोना शुरू कर दिया, जनाब हमारे यहां सिक्योरिटी के मसाइल हैं। तो इन्हें जवाब दिया गया आपके सिक्योरिटी के मसाइल अर्जेंटाइन और मैक्सिको से ज्यादा बड़े नहीं हैं। उन्होंने बहाना बना रखा है कि सिक्योरिटी मसाइल की वजह से मईशत आगे नहीं बढ़ रही, ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना सिक्योरिटी ठीक होगी और ना ही मईशत ठीक होगी। तो हम इसको एक बहाने के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे मईशियात बता रहे हैं और हम दुनिया को जाके बार बार ये कहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि हुकूमत को ये वाज़े तौर पे ऐलान कर देना चाहिए कि हम डिफॉल्ट कर चुके हैं, और इसका उन्होंने सबूत भी पेश कर दिया। उनका यह दावा है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है, लेकिन हुकूमत इसे तस्लीम नहीं कर रही। हुकूमत को ऐलान कर देना चाहिए कि हम डिफॉल्ट कर चुके हैं, क्योंकि डिफॉल्ट की सारी निशानियां पूरी हो चुकी हैं। अगर आपका कर्जा जीडीपी का 50% हो जाए तो यह डिफॉल्ट की अलामत है, जबकि हमारा कर्जा जीडीपी का 70% हो चुका है। यह जरा आप समझिए, जो कौमी पैदावार होती है ना, कुल पैदावार, कि एक साल में आपने क्या कुछ बनाया, कितने का बनाया, या सर्विसेज पे पैसे मिला लें आप, जो कुछ भी आप पैदा करते हैं, चाहे अजनास हैं, चाहे इंडस्ट्री है, चाहे कुछ भी है, चाहे सर्विसेज हैं, जितना कुछ आप जनरेट करते हैं एक साल में, उसको जीडीपी कहते हैं। अगर किसी मुल्क की तमाम पैदावार या कौमी पैदावार पूरे मुल्क की जो है, जिसको जीडीपी कहते हैं, उसका आध में उसका कर्जा हो जाए ना, तो वो डिफॉल्ट हो जाता है। लेकिन हम 70% तक हमारा कर्जा पहुंच गया है हमारे टोटल जीडीपी के। तो पाकिस्तान को अनाउंस करना चाहिए, वो ये कह रहे हैं हसन जफर साहब। लेकिन पाकिस्तान डिफॉल्ट का इसलिए भी ऐलान नहीं कर रहा कि हमारा ग्रे एरिया बहुत बड़ा है, यानी पाकिस्तान जो है उसके और भी बड़े मसाइल हैं। और डिफॉल्ट अगर ये इस वक्त ऐलान कर देते हैं तो आसिम मुनीर साहब का मुकम्मल सरेंडर अनाउंस हो जाएगा कि मईशत में पूरी तरह नाकाम हो गए, क्योंकि एक भी फील्ड में आसिम मुनीर साहब कामयाब नहीं हुए। ये मैंने आपको बताया, मुकम्मल फेलियर हो चुका है मौजूदा रजीम का। और ये पूरी कहानी आपको इन दो जुमलों में, जो अभी हसन जफर साहब के मैंने आपको बताए, मईशत के माहिर हैं, वो ये बता रहे हैं किस तरीके से हम सिक्योरिटी के बहाने बनाकर दुनिया को कहते हैं कि हम पैसे नहीं दे सकते, या हमारे हालात बहुत खराब हैं, हमारी मदद करें। और दूसरा, हम डिफॉल्ट कर चुके हैं लेकिन हुकूमत अनाउंस नहीं कर रही, ये बात भी इन्होंने क्लेम किया। देखिए, डिफॉल्ट तो आपने करना है, जो आपकी पॉलिसियां, जो आपकी हरकतें। मिसाल के तौर पे आप ये देखें, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर ये खबर छपी हुई है, और ख्वाजा आसिफ ने कल हमला कर दिया था शहबाज राणा साहब पे। ये जर्नलिस्ट हैं और ये खबरें देते हैं। अब बजाय खबरें पढ़ के मुल्क को ठीक करने के, ये सहाफियों के ऊपर हमला कर रहे हैं। जनाब, आपकी खबरों की वजह से सरमायाकारी नहीं आ रही। ख्वाजा आसिफ साहब, आपकी और एस्टेब्लिशमेंट की करतूतों की वजह से सरमायाकारी नहीं आ रही। शहबाज राणा की खबरों का इसमें कोई कसूर नहीं है बेचारे की। वो तो जो खबर होती है वो दे देते हैं, आपका मौक़िफ़ आता है वो भी बयान कर देते हैं। वो तो एक बहुत बैलेंस्ड अप्रोच के साथ चल रहे हैं, लेकिन आपकी हुकूमत बैलेंस्ड नहीं है। आपने जो घटिया पॉलिसियां बनाई हैं, आपने और एस्टेब्लिशमेंट ने, उनकी वजह से पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं आ रही। शहबाज राणा के ऊपर चढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है।
ना उनका कोई कसूर है। अब देखें ना, उनकी ये खबर आप देखेंगे, पीआईए जो है ये वैसे तो बिका था 10 अरब रुपए में, 10 अरब इन्होंने पहले दिया था, पीआईए इनके हवाले हो गया था, कुछ पैसे बाद में दिए। मैंने आपसे कहा था ना कि पीआईए के असासी हिस्से ज्यादा हैं, 14.2 अरब रुपए की सिर्फ प्रॉपर्टीज हैं जो पीआईए के साथ गई हैं, 14.2 अरब रुपए की। अब मुनाफा चेक करें कैसा हुआ, क्या किसी को ऐसा मुनाफा मिलता है? जब 10 अरब रुपया दिया तो 14.2 अरब रुपए की प्रॉपर्टीज आ गई, और इसके अलावा लगभग 8 से 10 अरब रुपए के स्पेयर पार्ट्स आ गए। जहाज उसके अलावा हैं जो बहुत बड़ी तादाद में है, दर्जनों जहाज हैं। इंटरनेशनल एयरलाइन है तो उसके रूट्स भी हैं, वो भी साथ दे दिए। उसकी गुडविल है, वो भी साथ दे दी। उसका स्टाफ है, बेशुमार चीजें दे दी। और दे दी कैसे? औने पौने। और दी किसको? फौजी फाउंडेशन और उनके जो हमायती हैं या उनके साथ जो उनका एक ग्रुप बना हुआ है, उनको दे दी गई। मौजा ही मौजा। मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, ये जरा देखें आप। पाकिस्तान में अदलिया की करप्शन के ऊपर एक आलमी तंजीम ने स्टेटमेंट जारी किया है। लेकिन पहले मैं आपको अदलिया का एक और कारनामा बताता हूं। आपने ये अभी फैसला देखा होगा, लोग बड़े खुश हो रहे थे, काजी फायद ईसा को बुरा भला कह रहे थे कि मुनाल वाला फैसला काजी ने गलत दे दिया। अतर मिनुल्लाह ने भी इसके ऊपर फैसला दिया हुआ है माजी में। यह कहानी है क्या, मैं आपको बताता हूं। हुआ यह था कि 2006 में एक मुनाल रेस्टोरेंट बना था मारगला के पहाड़ों में, और 15 साल की लीज के ऊपर मुनाल रेस्टोरेंट के मालिक ने यह जगह ली थी 2021 तक के लिए। लीज खत्म होने से 2 साल पहले यानी 2019 में पाकिस्तानी फौज का एक इदारा है रिमाउंट वेटनरी एंड फार्म्स डायरेक्टोरेट, तो ये जनरल हेडक्वार्टर यानी जीएचक्यू का इदारा फौज का, ये आ जाता है मैदान में और ये एक लेटर लिखता है मुनाल वालों को कि जनाब अब आपने किराया हमें देना है, और पिछले 3 साल का किराया भी आपने हमें देना है। आपने सीडीए को किराया नहीं देना, यानी कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो सीडीए है इस्लामाबाद की मलकियत जिनके पास है, आपने गवर्नमेंट को किराया नहीं देना, आपने किराया हमें देना है, क्योंकि ये जगह अब हमारी है और हम हैं इसके मालिक। पिछले 3 साल का किराया भी जमा करवाओ। अब जनाब मुनाल वहां पे पैसे जमा कराता है, किराया सीडीए वाले कहते हैं हमें किराया दो, और जो पाक फौज है वो कहती है जी हमें किराया दो। अब वो 2 जगह पे किराया दे रहे थे, ये मामला लेकर वो अदालत में चले गए और उन्होंने कहा जी कि अब हम किराया इनको दे रहे हैं तो आप गवर्नमेंट से या सीडीए से हमें पैसे वापस दिलवाएं। ये मामला चला गया हाई कोर्ट में। जब ये मामला हाई कोर्ट में गया तो अतर मिनुल्लाह साहब ने इस मामले को पकड़ लिया और उन्होंने कहा जी ले आओ सारे इसके कागज, क्योंकि ये तो नेशनल पार्क का इलाका है, ये तो अवाम के लिए एक नेशनल पार्क है जहां पे जंगल होगा, जहां पे तफरीह की चीजें होंगी, और यहां पे किसी सूरत भी आप ये सारी एक्टिविटीज नहीं कर सकते। ये नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं आप, आलूदगी पैदा हो रही, तो ये इलाका है ही नहीं आपका। तो कागजात ले आए, दर्जनों समातें हुई, सहाफी जाते रहे, और जो जीएचक्यू की जानिब से जो वकला आते थे वो कोई रिकॉर्ड पेश नहीं कर सके, बल्कि वो कहते थे 1910 से ये जमीन हमारी है, लेकिन कोई एक भी कागज या एक भी रिकॉर्ड वो अपने क्लेम के हक में पेश नहीं कर सके। तो अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा जी ये नेशनल पार्क की जगह है, ये ना मुनाल की है ना जीएचक्यू की है, किसी की नहीं है, नेशनल पार्क की। मामला चला गया कादी फायद ईसा के पास, तो कादी फायद ईसा ने भी इसके ऊपर फैसला दे दिया। अब यह मामला एक रिव्यू में गया, रिव्यू के अंदर भी फारिग हो गया, लेकिन जब आईनी अदालत बनी तो वो तो आपको पता है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है, तो वहां पे हसन अजहर रिजवी साहब की सरबराही में एक बेंच बनता है, और फिर ये किराया बड़ा अरसा जो है ना वो ट्रायल कोर्ट के अंदर भी जमा होता रहा। ये लगभग कई साल तक ये ट्रायल कोर्ट के अंदर कुछ 6 करोड़ रुपए तक का किराया वहां पे भी जमा हो गया था। अब आईनी अदालत ने कह दिया जी फेयर ट्रायल नहीं हुआ, और आईनी अदालत ने पिछले सारे फैसले फारिग कर दिए। यानी ये जो 8000 एकड़ से ज्यादा जमीन के ऊपर दावा किया गया जीएचक्यू की जानिब से, तो उन्हें इसका सबसे बड़ा फायदा हुआ। अब ये जमीन जीएचक्यू की है क्योंकि फैसला फारिग कर दिया गया। पहले अदालती फैसले ये कह रहे थे कि ये नेशनल पार्क की जमीन है, ये इन्वायरमेंट के लिए है, नेशनल पार्क की जमीन है, अवाम इसकी मालिक है। लेकिन जीएचक्यू का क्लेम जिसके हक में वो कोई एक कागज भी पेश नहीं कर सके, उनका क्लेम पहले वाले फैसलों ने उड़ा दिया था, अतर मिनुल्लाह ने और कादी फायद ईसा ने। अब जनाब जो नया फैसला आया उसके मुताबिक उन्होंने कहा सिविल कोर्ट डिसाइड कर लेगा, और सिविल कोर्ट भी डिसाइड करेगा, वो जो 2 एकड़ मुनाल के पास है ना, 2-3 एकड़, उसके ऊपर डिसाइड करेगा कि मुनाल अपने 2-3 एकड़ का मामला लेकर चला जाएगा सिविल कोर्ट के अंदर। बाकी सारा फैसला कलअदम, और अब सारा कब्जा सारा कंट्रोल जो है वो चला गया जीएचक्यू के पास।
ये है नादरीन पूरी कहानी। जनाब, इस सारे फैसले का जो वन लाइनर है वो ये है कि सारे रकबे तुम्हारे लिए हैं, सारे रकबे तुम्हारे लिए हैं। ये मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पे लिखा भी, पाकिस्तान में ही है, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा जी ओवरऑल यही है। राजा बशारत साहब ने गालिबन ये लिखा कि सारे रकबे तुम्हारे लिए हैं। तो कहानी बीच में यही निकली है। तो ये अदलिया जो है ये इस तरीके से सहूलतकारी कर रही है। अब जो बैनुल-अक़वामी सतह पे आवाज उठाई गई हमारी अदलिया के मामले में, इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स तंजीम ने खबरदार किया कि पाकिस्तान में अदालती करप्शन मुनज़्ज़म शक्ल इख्तियार कर चुकी है और खदशा है कि ये ग्रैंड करप्शन तक पहुंच जाएगी। तंजीम ने अंडर द बेंच पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ में बदउनवानी के खतरात का जायजा के उन्वान से एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में 26वीं और आईनी तरामीम को एक बड़ी वजह करार दिया है और मुतालबा किया गया है कि अदलिया की आज़ादी यकीनी बनाने के लिए 26वीं और 27वीं आईनी तरामीम मनसूख की जाएं। ये नाज़रीन अब दुनिया से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, लेकिन पाकिस्तान में तो फैसले हक में आ रहे हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के, और वो आईनी अदालत से वो सारे फ़ायदे उठा रहे हैं जिसके लिए ये अदालत बनाई गई थी। फ़ायदे फिर जजेस भी उठाते हैं ना। मिसाल के तौर पे एक और खबर देखें, कितनी इंटरेस्टिंग है, आपको बड़ा मज़ा आएगा आपको इस खबर का। ये जनाब पंजाब के जज साहिबान के लिए एक सहूलत दी गई है कि जितने भी जुडिशल अफसरान हैं उनको सब्सिडी के ऊपर गाड़ियां लेके दी जाएंगी, और ये कीमती गाड़ियां जिनकी कीमत 40, 50, 60 लाख रुपए तक हो सकती है, 2.5 से 3 लाख रुपए में अफसरान इन गाड़ियों को खरीद कर अपने घर ले जाएंगे। यानी कितनी मजे की बात है। जो गाड़ी आप मार्केट में जाते हैं और आप खरीदते हैं आपको मिलती है 50 लाख में, 60 लाख में, 40 लाख में। ये वाली गाड़ी जो जज साहिबान हैं या जो जुडिशल अफसरान हैं, और बहुत बड़ी तादाद में है ये, इन्हें ये गाड़ी 2.5 लाख से 3.5 लाख के बीच में मिल जाएगी। तो मौजा ही मौजा। अब मुझे आप बताएं ना, ये वाले जजेस नून लीग के खिलाफ या पंजाब हुकूमत के खिलाफ कोई फैसला दे पाएंगे जिन्हें आपने इतनी बड़ी रिश्वत दे दी है, इतना बड़ा फायदा आपने दे दिया है। पाकिस्तान में कहीं किसी को यह फायदा नहीं है, लेकिन यहां पे यह फायदा दिया जा रहा है। तो आप समझ जाए ना कि मामला कैसे चल रहा है। हर चीज को कंट्रोल करना है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।